नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राज पुरोहित और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, यूपीएससी के नतीजे आने के बाद में जिन लोगों ने एग्जाम नहीं क्लियर किया और जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर किया उन दोनों के लिए एक स्ट्रैटेजी सेशन लेकर के आऊंगा। तो यही स्ट्रैटेजी सेशन है। मैं सजेस्ट करूंगा पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी कोई प्रॉब्लम हुई वो जरूर बताइएगा, जिसका सॉल्यूशन अगेन मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको देने की कोशिश करूंगा, या फिर ऐसा एक आधा और वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें उस कमेंट पर डिटेल में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, यूपीएससी की प्रीलिम्स 2024 इसमें दो एग्जाम्स हुई थी, एक सिविल सर्विसेज की एग्जाम और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की एग्जाम। दोनों के रिजल्ट आ गए हैं। 1 जुलाई के दिन इनके रिजल्ट आए थे। जो मेंस के लिए, तो अब हम लोग एग्जैक्ट कितने लोगों ने प्रीलिम्स के लिए अपीयर हुए वो आंकड़ा अपने पास में नहीं है, बट मोटा मोटी अगर हम लोग मान ले कि 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख लोगों में से एक 14,625 लोग, ये लोग प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं। और वैसे ही फॉरेस्ट सर्विसेज में 2,158 लोग सिलेक्ट हुए हैं मेंस देने के लिए। अब इन लोगों को एक रिटन एग्जाम देनी होगी। लगभग इसकी मोटा मोटी 20 सितंबर से एग्जाम शुरू होने वाली है, तो इनको भी ये प्रिपेयर करना होगा। तो अगर हम देखें तो हार्डली 1.5% लोग ऐसे हैं जो लोग इस बार प्रीलिम्स से मेंस के लिए सिलेक्ट हुए हैं और ये लोग मेंस अपीयर करेंगे। मैं सिविल सर्विसेज की खास करके बात कर रहा हूं, और इन्हीं में लगभग 98.5% बच्चे ऐसे हैं जिनको यूपीएससी ने रिजेक्ट किया है बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजन। अब इनमें से कोई ऐसे होंगे जिन लोगों का सीसैट गड़बड़ा गया हो, कोई एंड मोमेंट पर वहां पर पैनिक कर गया हो, किसी का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट ही नहीं था, या फिर और भी कोई रीजन हो सकते हैं कि उस दिन आपका दिन नहीं था और कोई प्रॉब्लम थी। इन मल्टीपल रीजन के वजह से मे बी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की एग्जाम क्लियर नहीं हुई हो। तो आप डरिए नहीं, ये सेशन अंत तक देखिए। हमने आगे क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट इज टू बी डन, यही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में एज आई सेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो बता करके जाना है। तो हम लोग अगर बात करें तो अब ये दो रिजल्ट आए हैं, बट ज्यादा बड़ी तादाद होगी ऐसी जो क्लियर नहीं किए हैं। तो मैं पहले उन लोगों से बात करना चाहूंगा। देखो, जिन्होंने क्लियर की है वो तो इस वीडियो को वैसे भी देखने ही वाले हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं की है उनको एकदम एंड तक बने रहना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनका किन कारणों की वजह से नहीं हुआ है, और इन्होंने ऐसे क्या करना चाहिए कि इनकी एग्जाम अगली बार पक्का क्लियर होगी। तो सबसे पहले तो क्लियर एग्जाम नहीं हुई है तो स्टॉप द ब्लेम गेम। शुरू हो गया होगा अभी आप लोगों का ब्लेम गेम। अलग अलग ब्लेम गेम आपके शुरू हो गए होंगे कि मैंने तो सब कुछ एकदम सही से किया था, लेकिन वो इस इंस्टीट्यूट की गलती है, वो यूपीएससी की गलती है। यूपीएससी ही एकदम अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन है, कुछ भी पूछ लेती है, सीसैट का पेपर कैसा भी बना देती है। देखो, अगर आप लोग ये ब्लेम गेम करते रहोगे, इसका फॉल्ट, उसका फॉल्ट, इनका फॉल्ट, मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो आप लोग कभी इस एग्जाम को क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोगों के अलग ही चलते हैं। किसी ने काला जादू करवा दिया, भाई आपने अपने रिश्तेदारों को बताया था कि आप यूपीएससी में अपीयर होना चाहते हो, लेकिन आपके रिश्तेदारों से ये बात सहन नहीं की गई, तो उन्होंने कुछ तो आपका डॉल वॉल बना करके ऐसा कुछ कर दिया कि काला जादू हो गया और आप उसी दिन बीमार हो गए और कुछ हो गया और आप लोग फेल हो गए। या फिर मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मेरी किस्मत खराब है इसीलिए मेरे साथ में ऐसा होता है। ये सभी फालतू रीजंस को रोक दो। हमारे लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, वो है कि देखो, फेलिंग इज नॉट थिंकिंग। आप कोई डूब नहीं गए हो, कहीं आपकी लाइफ खत्म नहीं हो गई है। फेलिंग इज ऑलवेज अबाउट लर्निंग। जो अपने फेलियर से नहीं सीखेगा, इस बार आप फेल हुए हो, डेफिनेटली हुए हो। यूपीएससी को इन सब कारणों का कोई लेना देना है क्या कि आप अपना जॉब के साथ में काम कर रहे, प्रीलिम्स दे रहे थे, आप हाउसवाइफ हैं इसलिए गड़बड़ हो गई, आपने 6-7 महीने ही प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू की थी इसलिए आपको क्लियर कर देना चाहिए था। ऐसा यूपीएससी किसी कारण को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसका सीधा सीधा एक ही कहना है, मैंने आप लोगों को 100 सवाल दिए हैं, इन सवालों को आप सही करके दो। इनमें से यूपीएससी ऑल्सो डजंट वांट कि 100 के 100 सवालों के जवाब आपके सही निकले। कुछ सवालों के जवाब आप सही दें, कुछ के गलत हुए तो भी चल जाएगा।
क्योंकि 100 तो 100 किसी को नहीं आता, टॉपर को भी नहीं आता है। मोटा मोटी अगर हम लोग देखें भी तो 100 के करीब में जिनके मार्क्स आते हैं वो क्लियर कर ही रहे हैं। जो भी बच्चे 100 तक मार्क्स लेकर के आ रहे हैं या 100 के अराउंड में मार्क्स है, उन सबका इस बार एग्जाम क्लियर हुआ है। तो मैं कहूंगा कि फेलियर से सीखो, फेलियर से हमको लर्निंग लेनी है, रादर देन इस चीज में पड़े रहना है कि भाई मेरा तो नहीं हुआ, मेरा तो नहीं हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब आपका समय क्या है? ये समय है अपने आप को आईना दिखाने का। कोई और प्रॉब्लम नहीं है, यू आर द प्रॉब्लम एंड यू आर द सॉल्यूशन। आपके पास में ही सॉल्यूशन है। कोई यहां पर आकर के आपको सहानुभूति नहीं देने वाला है। अगर आपको चाहिए सहानुभूति तो सहानुभूति ही बटोरते रह जाओगे। मैं आपको कह रहा हूं, जिनको सहानुभूति बटोरनी है वो लोग अगले अटेम्प्ट में भी इस तरीके से फेल होने वाले हैं। आपका काम है शो योरसेल्फ मिरर, आईना दिखाओ अपने आप को। क्या आपने सच में पढ़ाई की थी? क्या आपका सच में सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ था? क्या आप लोग सच में ढंग से मॉक देकर के गए थे? एटलीस्ट 20 मॉक्स देकर के गए थे? क्या आप लोगों ने करंट अफेयर्स, सीसैट इसकी ढंग से पढ़ाई की थी? क्या आप लोगों ने सच में सीसैट क्लियर किया है? क्या आप लोग उस दिन एग्जाम के दिन कॉन्फिडेंट थे? इनमें से हो सकता है किसी न किसी सवाल का जवाब नो निकल करके आए। तो जैसा कि मृणाल सर ने एक अभी 2 दिन पहले एक वीडियो रिलीज किया था, उसमें उन्होंने बहुत शानदार बात कही है कि पूरे कायनात की जिम्मेदारी नहीं है कि आपने भगवान की पूजा कर ली है या फिर आपने जस्ट बिकॉज ठान लिया है कि आपको यूपीएससी कर रहे हैं तो पूरे कायनात की ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप लोगों को प्रीलिम्स की एग्जाम क्लियर करवा दे। कुछ नहीं होगा। आपको अपने मिस्टेक्स जो है वो फिक्स करने होंगे, आइडेंटिफाई करना होगा कि कहां पर गड़बड़ियां हुई है। उनका ये वाला वीडियो मैं कहूंगा हमारे सिस्टर चैनल यानी कि अनअकैडमी, अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी, ठीक है, तो यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय अनअकैडमी, इस पर मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, बहुत शानदार वीडियो है। तो अब हमारी अगली स्टेप क्या होनी चाहिए थी? अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुई है तो सीधी सी बात है, इफ यू वांट टू फ्लाई देन आपको वे डाउन करना होगा। ये जो फालतू की ओवर थिंकिंग थी, जो आप परफेक्शनिज्म के पीछे जा रहे थे या और कोई आपके इश्यूज थे, उन सबको ड्रॉप करो और फिर देखो आप लोग कैसे उड़ान भरते हो। मैं मोटा मोटी आप लोगों को कुछ कारण एनलिस्ट करके दिखा सकता हूं कि क्या कारण हो सकता है कि आप लोग जो है वो एग्जाम फेल हुए हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताता हूं कि जैसे कुछ बच्चे थे तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि अब ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे हैं, सबके पास मेरा नंबर होता ही है। उन्होंने कॉल किया, कॉल करके मुझसे पूछा कि सर मैं अब क्या करूं, मेरी अगली स्टेप क्या होनी चाहिए। मैंने बोला क्या हुआ? बोले सर मैंने 2-3 बार रिवीजन किया था, मैंने अच्छे खासे मॉक टेस्ट सॉल्व किए हुए हैं, मैंने पीवाईक्यूज ढंग से देखे हुए थे, मैंने सीसैट भी अच्छे से किया था, सब कुछ मैंने परफेक्टली किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा इस साल का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। सर मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक लड़की थी, उसने कॉल किया। मैं बोला ठीक है बेटा, आपने सच में ये सब किया है? बोले यस सर, एकदम ढंग से, एकदम शिद्दत से किया हुआ है। मैं बोला मैं कुछ सवाल, बिकॉज अभी आपने जस्ट प्रीलिम्स दी है, मैं कुछ सवाल आपसे पूछने जाता हूं। सिंस पॉलिटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं सिखाता भी हूं, तो मैंने सोचा कि मैंने बोला उनसे कि मैं अगर आपको पॉलिटी से कुछ सवाल पूछूं तो आप उसके जवाब दे पाओगे? बोले हाँ सर बिल्कुल, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ था, आप मुझसे पूछिए। तो मैंने पहला सवाल पूछा कि एक बात बताओ कि कौन कौन से केसेस में पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। तो मैडम ने एक भी, तो 5 कारण है, 5 में से एक भी कारण या 5 कंडीशंस है, 5 में से एक भी कंडीशन नहीं बताई। मैं बोला कोई बात नहीं, एक आधा हो सकता है कि नहीं आ रहा है आपको। मैंने कहा कि अच्छा मुझे बताओ कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी कुछ ही सालों पहले हुआ था और इस पर यूपीएससी ने मेंस में भी सवाल किया है, प्रीलिम्स में भी सवाल किया है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर एक एमएलए और एक एमपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या फॉर्मूला होगा? बोले सर नहीं पता। मैं बोला अगेन कोई बात नहीं, चलो तीसरा बता दो, अगर आपने ये भी मुझे बता दिया डन। सिंपल है, एक सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को अगर मुझे निकालना है तो कौन से एक्ट के अंडर निकालूंगा और उसकी क्या प्रोविजन है, मुझे बस इतना सा बता दो। उसने तीनों सवाल के जवाब नहीं दिए। मेरा यहां पर मकसद ये है आप सबको बताना कि अगर आप भी इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब क्या? आपने पीवाईक्यूज नहीं देखे, फिर आप क्या पढ़ करके यूपीएससी के प्रीलिम्स में गए थे? पढ़ करके गए थे, कुछ पढ़ करके गए थे तो क्या पढ़ा है आपने? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हो जो यूपीएससी ने 2-3 बार इन पे पूछा है, तो आपने पीवाईक्यू नहीं पढ़ा, आपने ढंग से अपनी लक्ष्मीकांत भी कवर नहीं की। सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या? आपको ऐसा लगता है कि आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है और आपने 2-3 बार रिवीजन कर ली है, लेकिन नहीं हुआ है। फिर मैंने पूछा अच्छा चलो कोई बात नहीं, हिस्ट्री चलेगा? बोले हाँ सर हिस्ट्री तो मेरा ऑप्शनल है। मतलब हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है, ठीक है। Who were the महत्व and
पत्तिकिल्लम, पत्तकिल्लम, ये सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है मेडिवल हिस्ट्री से। बोले नहीं सर वो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री थोड़ी वीक है। मैंने बीजेक के बारे में भी पूछा, यूपीएससी का 2014 का सवाल है, बीजेक किसने लिखा है, प्रीलिम्स का सवाल है। बोले नहीं सर। मैं बोला कोई बात नहीं, डायरार्की क्या है? बोले मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी है सर। मैं बोला बताओ डायरार्की क्या है? तो अलग ही कुछ तो उसने बताया, मतलब आप डायरार्की एक्सप्लेन नहीं कर पाए। डायरार्की कब आई? यूनियन लेवल पर, यानी कि आपका जो सेंट्रल लेवल था तब कहां पर वो कब आई, और प्रोविंस लेवल पर कब आई। मैंने पूछा अच्छा इंडिगो रिवोल्यूशन बता दो, कम से कम 2-3 बार यूपीएससी ने सवाल किया हुआ है, नहीं बताया। मैं बोला ज्योग्राफी पूछूं, एटलीस्ट उसमें अगर आपने मुझे जवाब दे दिए तो मैं मान जाऊंगा। बोले हाँ सर पूछिए। मैंने पूछा साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में मुझे बताओ, 2 बार यूपीएससी सवाल कर चुकी है। लेक ओगुटा, अगर 2022 अलग अलग लेक्स होती हैं, 2022 में यूपीएससी ने पूछा। रेणुका लेक कहाँ है, यूपीएससी ने पूछा। इक्वेटोरियल काउंटर करंट क्या होता है, यूपीएससी ने पूछा। फ्रेश वाटर का मुझे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सोर्सेस ही बता दो कि फ्रेश वाटर के सबसे ज्यादा सोर्सेस कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। जवाब ही नहीं था। इसका एक ही मतलब बनता है, आपका प्रिपरेशन पूरी तरीके से अधूरा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने मॉक सॉल्व किए थे, आपको लगता है मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, आपको लगता है मैं करंट पढ़ करके गया था, आपको लगता है मैं 2-3 बार रिवाइज करके गया था, तो इतने सिंपल उत्तर नहीं दे पा रहे हो। अभी आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हो, ये सभी पीवाईक्यूज है। अगर उस पर आपकी होल्ड नहीं है तो आईना दिखाओ कि पढ़ाई एकदम वीक चल रही है। तो क्या है रीजंस? एस्पिरेंट्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है? एस्पिरेंट्स जो है उनको लगता है कि जस्ट बिकॉज मैंने ये ठान लिया है कि मुझे यूपीएससी करनी है, इसलिए यूपीएससी ने एक थाली सजा करके मुझे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये सब पोस्ट दे देनी चाहिए। भाई कोई नहीं बैठा यहाँ पे फ्री में जो आपको ये पोस्ट ला करके देगा। आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने छोड़ने पड़ेंगे, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, आपको पूरी मेहनत करनी होगी। मेजर रीजन अब आप फाइंड आउट कीजिएगा, आपको बकायदा ये लिखने पड़ेंगे आपके क्या प्रॉब्लम्स है। इनमें से कुछ ना कुछ होगा ही आपका प्रॉब्लम। आपने 6-7 महीने पढ़ाई की होगी हार्डली, और उसके बाद में अब आपको लगता है कि कायनात ने, बिकॉज तुम 6-7 महीनों से पढ़ाई कर रहे हो और सिंसियरली कर रहे हो और आपका थोड़ा बहुत सिलेबस हो गया है, इसलिए आपको क्लियर करवाना चाहिए प्रीलिम्स। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। आपको ढंग से 12 महीने 15 महीने बैठ करके ऑप्शनल, मेंस, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स की पढ़ाई, पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स सब करने होंगे। फिर कुछ लोगों का तो मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया पर चले गया था। आप तो सोशल मीडिया में लगे थे, इसने आज यूट्यूब पर क्या स्ट्रैटेजी रिलीज की है, उसने क्या रिलीज की है, मैंने इसका क्या पढ़ा, मैंने उसका क्या पढ़ा, उसके बाद में रील्स एक दूसरे के साथ में शेयर करते रह गए, डोपामाइन का डोज ले रहे थे। देखो अब आप लोग टेबल पर तो बैठे थे पर डोपामाइन का डोज ले रहे थे, तो फिर कैसे होगी क्लियर? आप लोग जो है वो लेक्चर तो अटेंड किए, ये कई बार मैंने देखा है। मैं पॉलिटी का जब भी कोर्स लॉन्च करता हूं, बच्चे ज्वाइन तो कर लेते हैं। जब लॉन्च होता है यूजुअली 250 बच्चे होते हैं, जब क्लासेस खत्म होती है 50 बच्चे रह जाते हैं, 200 बच्चे वैसे ही उड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ उनके कारण आ जाते हैं। अच्छा, इनमें से भी मैक्सिमम बच्चे असाइनमेंट नहीं करते हैं, मैक्सिमम बच्चे रोज की रोज रीडिंग नहीं करते। लेट मी टेल यू, एक थंब रूल है, आज अगर आपने कोई चीज सीखी है और अगर आज के आज आपने उसको नहीं पढ़ा है, मार्क माय वर्ड्स, यू आर गोइंग टू फेल द एग्जाम। आज आपको लक्ष्मीकांत का कोई टॉपिक सिखाया गया पॉलिटी का, आज के आज जाकर के अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ते हो, मार्क माय वर्ड, यू आर गोइंग टू फेल द एग्जाम। अब तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े ही नहीं, आपको लगा मैंने एजुकेटर से सीख लिया है, मेरे दिमाग में सब कुछ गया है। अरे ऐसे 1 महीने के अंदर अंदर देखो कैसे तुम्हारे दिमाग से सब छुट्टी करके जाता है। उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, सैटरडे संडे बैठना पड़ेगा, आपने क्या क्या अब तक देखा है वो सब आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है। जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप लेक्चर करते हो, उसका रीडिंग, सेल्फ रीडिंग स्टैंडर्ड बुक से होना जरूरी है, अदरवाइज डाइजेशन नहीं होगा। अवध ओझा सर एक बहुत शानदार बात कह के गए थे जब अनअकैडमी पर थे वो, तो उन्होंने कहा था कि हमारे ना 2 पेट है, एक पेट यहां है और एक पेट यहां है, और दोनों में पचाना पड़ता है। यहां पर पचाने के लिए आपको वॉक वगैरह करनी पड़ेगी खाने के बाद में, और यहां पर पचाने के लिए आपको थोड़ा सा शांत होकर के बैठना पड़ेगा। आपने क्या पढ़ा है, आपको उस पर अपनी एक्टिव थिंकिंग लगानी पड़ेगी। नहीं कर रहे हो तो कैसे होगा ना, फिर डाइजेस्ट ही नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो याद कैसे होगा, याद नहीं होगा तो रिकलेक्ट कैसे होगा एग्जाम में। फिर आप इनफ मॉक नहीं देते हो, आपको लगता है भाई मॉक क्या देना है, बार बार मॉक क्या देना है, मॉक क्या देना है, मॉक क्या देना है। अरे भाई मॉक ही सब कुछ है। लेट मी टेल यू,
लोग क्या करते हैं, अच्छा मैं हमेशा कहता हूं कि यूजुअली संडे टू संडे मॉक्स को स्प्रेड करो। लोग लगेंगे पूरे एकदम एंड के 10-15 दिन में सारे मॉक दे देंगे, सारे मॉक पढ़ लेंगे, नहीं होता है डाइजेस्ट। देखो बादाम के अगर आपको गुण चाहिए तो बादाम रोज थोड़ी थोड़ी खानी होती है। एक दिन आप बैठ गए आज खाना नहीं खाएंगे, 2 दिन आप बैठ गए आज खाना नहीं खाएंगे, ले बैठे हो 2 किलो बादाम लेकर के, 2 दिन में 2 किलो बादाम खत्म करके जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसके गुण आपको एक ही दिन के अंदर में मिल जाएंगे। हर एक चीज का अपना टाइम है और वो टाइम आपको डालना पड़ेगा, उसके अलावा आपको गुण नहीं मिलने वाले, आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो इनफ मॉक नहीं दिए और इसके वजह से एंड एग्जाम में जाकर के पैनिक कर गए। फिर क्या होता है, एटलीस्ट 2 से 3 रिवीजन करके जानी है तो याद रहेगा। अरे अच्छे अच्छे लोग, आप तो टॉपर को देख लेते हो कि टॉपर ने देखो प्रीलिम्स क्लियर की, मेंस क्लियर की। भाई टॉपर ने कम से कम 10 बार लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तब जाकर के वो टॉपर बना है। उसके अलग अलग अटेम्प्ट्स की, मैं काउंटिंग करके आपको बता रहा हूं। तुमको चाहिए कि एक ही अटेम्प्ट में मैं एक ही बार पढ़ के जाऊं और हो जाए मेरा, नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यूज का एनालिसिस नहीं किया है। पीवाईक्यूज जब आप प्रीलिम्स में जाते हो आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, होने चाहिए, बाकायदा होने चाहिए। तो फिर आप पढ़ क्या रहे हो, फिर कर क्या रहे हो। यूपीएससी का आपसे कम्युनिकेट करने का सिर्फ 2 ही साधन है, एक पीवाईक्यूज, दूसरा सिलेबस। यही है जिसके थ्रू यूपीएससी आपको कम्युनिकेट करके बता रही है कि व्हाट यू नीड टू स्टडी। तो बिल्कुल आप लोगों ने पीवाईक्यूज अगर छोड़ करके गए हो तो सबसे बड़ी गलती की है, नॉट रीडिंग करंट अफेयर्स। कई हम लोग देखें इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज पढ़ने के लिए लोग बोलते हैं, बट आप पढ़ोगे नहीं। एटलीस्ट 2 से 3 सवाल इस बार इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सीरीज से सॉल्व हो सकते थे, लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तो न्यूज़पेपर अगेन आपको डेली का डेली करना होगा, सेम बात है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन करना मतलब बादाम एक दिन एक साथ बैठ के खाना और डेली अपना खुद का करंट अफेयर्स करना, ये वाली बात है। आप सारे टर्म्स नहीं समझ सकते हो, एक दिन में नहीं समझ सकते हो। ऑप्शनल नहीं कवर हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका ऑप्शनल जीएस के साथ में ओवरलैप करता है, जैसे अगर मैं पीएसआर की बात करूं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, हाईली रेलिवेंट टू योर जीएस, मतलब बहुत ज्यादा ओवरलैप होता है। वो भी अगर आपने ढंग से कर लिया तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। आंसर राइटिंग अगर करते हो तो आपकी एक्टिव एंड पैसिव रीडिंग हो करके कुछ चीजें आप लोग दिमाग में रखते हो, उनकी वजह से भी आपको हेल्प मिलती है प्रीलिम्स में। नो प्लानिंग और लेट मी ट्राई वाला एटीट्यूड कि अरे देखते हैं, जरा ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। प्लानिंग नहीं आपके पास में, राइट। ये सब चीजें आपके फेलियर के कारण बनी होंगी। अगर इनमें इनके अलावा भी कोई कारण है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अब आपने क्या करना है, आपने सीधी सी बात है सिंपैथी सीख करना अभी बंद करना है। कि लोग अभी तक सिंपैथी चाहते कि देखो मैं फेल हो गया, मैंने इतनी मेहनत की थी, हाय अल्लाह मुझे कोई मदद करो, हाय भगवान मेरी कोई मदद करो। अरे कोई कुछ नहीं करने वाला है, सीधी सी बात है। यू डू हैव टू बी द रुथलेस एस्पिरेंट। आईने में जाओ, देखो अपनी गलतियां, देखो कि क्या गलतियां की है। और लेट मी टेल यू, अगर आपने अपनी गलतियां इस बार जाकर के नहीं लिखी, और लेट मी टेल यू पेपर पर लिखनी पड़ेगी, पेन और पेपर लो और लिखो उनको, लिखो। जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपकी क्लियरेंस ऑफ थॉट नहीं आएंगे। क्या गलतियां ना पेपर पे लिखो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने पीवाईक्यू नहीं देखे थे, मेरा सिलेबस का कवरेज नहीं हुआ था, मैंने बुक की रीडिंग नहीं की हुई थी, मैंने 2 बार नहीं पढ़ा था, मेरे पीवाईक्यूज पर कंट्रोल नहीं था। ये जब तक नहीं करोगे नहीं होगा। लेट मी टेल यू 2013 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का प्रीलिम्स फेल हो गया, और अब मैं भी आपकी तरह सिंपैथी लेकर के सिंपैथी के लिए घूम रहा हूं कि कोई तो सिंपैथी दे कि अरे फेल हो गया, सहानुभूति चाहिए। बट देन एक सही मेंटोर सही समय पर मिल गया, और वही मैं भी आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि सही समय पर आकर करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि अभी जो हुआ उसको छोड़ो और मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन शुरू करो। जिसने मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन ढंग से कर ली, बहुत इजी होगा उसके लिए प्रीलिम्स को क्लियर करना। उन्होंने मुझे एक बहुत सिंपल बात कह दी, फेक इट टिल यू मेक इट। लेट मी टेल यू 2014 की प्रीलिम्स पास था, पूरा पढ़ाई करने के बाद भी 2013 की फेल हो गए। बट अगेन यू कैन नॉट स्टॉप, आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। अब लोगों की सबसे क्लासिक मिस्टेक क्या करते हैं उन लोग, एक तो मिस्टेक्स एनालिसिस नहीं करे, उसने मुझे बोला गलतियां निकालो, गलतियां निकाली, ये हुआ है, आंसर राइटिंग हुआ था नहीं हुआ था, ऑप्शनल हुआ था नहीं हुआ था, करंट अफेयर्स किए थे नहीं किए थे, लिखो। और लिखने के बाद में अब प्लान बनाओ कि अब कैसे मैं, तो ये जो भी फेलियर्स थे इनको अब मैं लेसन के तरह ट्रीट करूंगा, और अब मैं राइट डाउन करूंगा पेपर पर कि अगली बार मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी एग्जाम पक्की निकले और अगली बार मैं फेल ना हो। सब कुछ करूंगा कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा,
और उसकी मेरी प्रॉपर प्लानिंग होगी, मंथली प्लानिंग होगी कि इस मंथ में मुझे ये करना है, इस मंथ में मुझे वो करना है। मैं सारे स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो ढंग से करके जाऊंगा। देखो यूपीएससी डायनामिक है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जिन लोगों ने कोर पर कमांड रखी हुई है ना, उन लोगों के लिए यूपीएससी इतनी डायनामिक नहीं होती है। इस बार भी 47 ऐसे सवाल थे जो अगर आप लोगों ने अपने स्टैंडर्ड बुक्स ढंग से रेफर किए हैं तो बाकायदा आप इनको सॉल्व कर सकते हो। मना नहीं कर रहा हूं कि 53 ऐसे डायनेमिक क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बट ये जो बेसिक हमारी लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न की स्पेक्ट्रम हो गई, आर्ट एंड कल्चर की बुक्स हो गई, आप लोग जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज की बात कर लो, हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ये स्टैंडर्ड बुक्स जो कहते हैं ना हर कोई पढ़ के जाओ, वो भी अगर आप पढ़ के गए हो तो हो जाता था आपका क्लियर। नहीं पढ़ा है लिखो कि नहीं पढ़ा है। रिवीजन प्लान बनाओ, कैसे हम रिवाइज करने वाले हैं। आंसर राइटिंग पर पूरा फोकस करना है टिल दिसंबर 2024। मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है आपको। ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, और बिना त्याग और तपस्या के कुछ भी नहीं होने वाला है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से अभी ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप लोगों का एक अच्छा प्लान बन जाए। रिवीजन प्लान भी बनेगा और आपके स्टडी का प्लान भी बनेगा। एनीवेज उस मुद्दे पर हम बाद में आते हैं। तो अब मैं आपको 2 इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनाना चाहता हूं जिससे आप लोगों को आइडिया है। शुभम कुमार, ऑल इंडिया रैंक 1 2020। ठीक है, इनका मैं सिर्फ आपको एक ही चीज यहां पर दिखा रहा हूं। इनके मार्क्स देखिए, अगर मैं यहां पर जूम कर पाऊं तो अच्छा होगा। लेट मी जूम इट। बोलो, इसको जूम कर सकते हैं? हाँ, ये देखो, ये जूम कर रहा हूं मैं। यहाँ पे इनके मार्क्स देखिए आप। इनके मार्क्स देखने के बाद में आपको समझ में आएगा। एसए में 134 वेरी नाइस मार्क्स, जीएस 1 2 3 4 अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पे खास करके इनकी पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के मार्क्स देखिए 176 है। यूजुअली अगर आप वहाँ पे टॉप, उस साल के टॉप 20 लोगों की लिस्ट में भी देखो ना, सबसे कम मार्क्स इनको है पर्सनालिटी टेस्ट में। टॉप 20 में इतने कम मार्क्स लेकर के आप यूजुअली नहीं बन सकते हो ऑल इंडिया रैंक 1। बट इसके बावजूद भी हाउ ही डिड दैट, कि वो ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे बनते हैं 176 मार्क्स ला करके भी इन पर्सनालिटी टेस्ट। आंसर इज, इट इज बिकॉज ऑफ हिज जीएस का आंसर राइटिंग एंड ऑप्शनल का आंसर राइटिंग। ऑप्शनल में यहाँ पर देखो 320 मार्क्स ले आए हैं, फिर एसए में 134 मार्क्स लेकर के आए हैं। एक भी ऐसा, लगभग सिर्फ जीएस 3 को छोड़ दें तो एक भी ऐसा जनरल स्टडीज का पेपर नहीं जिसमें इनके 100 के नीचे मार्क्स है। अगर ऐसे लेवल की आपकी आंसर राइटिंग होगी तो पर्सनालिटी टेस्ट में भले ही आपको कम मार्क्स आ जाए, इंटरव्यू में कम मार्क्स आ जाए, आप सिलेक्ट हो सकते हो एज ऑल इंडिया रैंक 1। इनकी कहानी क्या है? बिहार से है, 2018। हमेशा बिहारी लोग काफी जाने जाते हैं कि बहुत मेहनती होते हैं। 2018 में इन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, ओके, लेकिन प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुए। 2019 में इन्होंने अगला अटेम्प्ट दिया, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ और इनको ईडास एज अ सर्विस मिली। ठीक है, लेकिन अगेन उसमें कुछ होने वाला नहीं था। और फिर 2020 में इन्होंने अपना तीसरा अटेम्प्ट दिया और तब जाकर के इनको ऑल इंडिया रैंक 1 मिला है। लेकिन 2020 में इनकी क्या ऐसी स्ट्रैटेजी थी जिसने इनको पूरा बदल ही दिया? बिकॉज इनके साथ में ईडास में जब एक बंदा ट्रेनिंग ले रहा था, वो मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे पर्सनली बताया कि वो क्या करते थे। मतलब ये बंदा कितना मेहनती है उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताना चाहता हूं। इनके बारे में तो मेरे फ्रेंड है जिनका मैं स्वप्निल, तो स्वप्निल मुझे बताते हैं, ईडास में थे वो भी उनके साथ में, बोले लोग कितने मॉक देते होंगे? तो जैसे प्रीलिम्स के और मेंस के बीच में लगभग आपको 90 डेज का गैप मिलता है, 90 डेज का गैप मिलता है। ठीक है, ये 90 डेज के गैप में लोग कितने मॉक देते होंगे? जीएस के लिए लोग लगभग 12 मॉक देते हैं, ऑप्शनल के लिए एक मोटा मोटी लोग 8 मॉक देते हैं, और एसए के लिए एक अप्रोक्सीमेटली हम लोग 6 मॉक सजेस्ट करते हैं कि 6 मॉक तक दो, ताकि आप लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे मेंस ओरिएंटेड लिखने का। ठीक है, ये बंदे ने इन पूरे 90 दिनों में हर एक दिन 250 मार्क्स का एक पूरा पेपर लिखा हुआ है 3 घंटे बैठ करके, और उसमें से भी जब एंड के दिनों में आए तो इन्होंने 2 पेपर तक लिखे हुए हैं। इसका मतलब 6 घंटे बैठ करके, मतलब आपने प्रैक्टिस ही इतनी कर ली है, हर दिन आपने इतना लिखा है, और इसके पहले आपने कंटेंट इसके पहले रेडी करके रखा है। दिसंबर 2019 आने के पहले ही इन्होंने अपना पूरा कंटेंट रेडी करके रखा हुआ था।
जनवरी से शिफ्ट हो जाओ आप प्रीलिम्स के लिए, जनवरी 2020 से, फिर मेंस के पीरियड में आपने भर भर करके आपने ये सब लिखा है। इस तरीके के अगर आपकी प्लानिंग है, अगर आप रेडी हो गए हो, लेट मी टेल यू, आपको कोई नहीं रोक सकता। इतना डेडिकेशन लगेगा। और लेट मी टेल यू, ये अकेला आज तक का मैंने ऐसा केस देखा है जिससे इतने मार्क्स लाए हैं और हर एक दिन पेपर लिखा हुआ है। वेरी नाइस। ये मेहनत लगेगी आप लोगों को। दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूं मैं आईपीएस सूरज गुंजाल का। तो ये कोविड के पीरियड में ये भी उसी साल के हैं, ये मेरे स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आया था। और ये मुझे एक स्टोरी सुनाए थे। इन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कि क्या आपके सक्सेस के पीछे क्या रीजन है? वो बोले लोगों से ना बैठा नहीं जाता है सर, लोगों के मन बड़े चंचल है और ये चंचल मन जो है उनको हटाते रहता है, रोकते रहता है। ये बोले एक दिन की बात है सर कि मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, पढ़ रहा था मेरे, और पढ़ते समय में बाहर सडनली पहली बारिश जो है वो शुरू होती है। मेंस का पीरियड था, बाहर जो है वो सडनली पहली बारिश होती है। मेरे लाइब्रेरी में जितने लोग बैठे थे सब लोग बाहर पहली बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर जाते हैं। मेरे मन में भी हुआ कि मैं जाकर के पहली बारिश का आनंद लेता हूं, लेकिन फिर सडनली उन्होंने अपने मन को रोका और उन्होंने कहा कि अगर आज मेरा मन हो रहा है कि इस तरीके से पेपर लिखते लिखते या पढ़ाई करते करते मैं बाहर जाकर की पहली बारिश का आनंद लूं, तो फिर कल को मेरा और कुछ मन करेगा, कल को मेरा और कुछ मन करेगा, और ऐसे तो मन पर नियंत्रण ही नहीं रहेगा, और मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो इट इज द क्लासिक केस ऑफ फेलियर, और फेल तो होना ही है। वो बंदा लिखते रहा, पढ़ते रहा। उस साल में पहले ही अटेम्प्ट में, इसका पहला ही अटेम्प्ट है, 2020 प्रीलिम्स दिया, पहला ही मेंस दिया, पहला ही इंटरव्यू दिया, और बंदा एग्जाम क्लियर करता है। इस तरीके की मेंटल शक्ति लगेगी, त्याग और तपस्या के बिना नहीं होगा। ये बात मैं हर बार सभी लोगों को कहते रहता हूं कि इसके बिना आप लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो अब क्या करें? अब कल क्या था उसको छोड़ो, यू हैव टू से कि आई एम गोइंग टू बी बेटर टुमारो। तो आज मुझे बेटर बनना है, कल मुझे बेटर बनना है, और उसके लिए मुझे आज से ही इंक्रीमेंटल चेंजेस अपने अंदर में लेकर के आने होंगे। तो अभी भी मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, सिंपैथी लेना बंद करो, सिंपैथी मांगना बंद करो कि मेरा ये हो गया सर, थोड़ी सिंपैथी। कोई नहीं, किसी से नहीं लेनी, ना किसी को देनी है। बी रुथलेस एस्पिरेंट, रुथलेस खुद के ऊपर बनो, फाइंड योर मिस्टेक और अकॉर्डिंगली प्लान करो। अब आप लोगों में से 3 टाइप के एस्पिरेंट्स निकल करके आएंगे। अगर मैं मोटा मोटी ब्रॉड कैटेगराइज करूं, 3 टाइप के। पहले होंगे जिन्होंने अपने बेसिक्स ही कवर नहीं किए हैं, ऑप्शनल कवर नहीं किया है। आपका क्लियर कट प्लान मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि चुपचाप जाओ, क्लासेस देखो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, और इसमें अगर आपको अनअकैडमी की सहायता चाहिए, अनअकैडमी पर मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट हमारी 8 जुलाई से एक शानदार बैच आ रही है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोड अरविंदा। देखो सिंपल है, आपको अगर कोई चीज नहीं आती है, मेंटरशिप लेने से रुकिए नहीं, क्लास लगाने से रुकिए नहीं, बिल्कुल आप लोग ले पाओगे, और ये सिर्फ 25,000 तक में आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने अपने बेसिक्स कवर कर लिए हैं, अभी आंसर राइटिंग के स्किल्स वगैरह अगर आपके पास में नहीं है, कि था सर मेरा स्कोर लगभग 85-90 इसके बीच में आ रहा था, बट थोड़ा से मैं रह गया हूं, तो मैं ऐसा कहूंगा कि आपका अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका बहुत ही एकदम 40-50 का स्कोर आ रहा है और आपको पता है कि मुझे आ ही नहीं रहा है, तो आप लोग तो जाओ बेसिक्स पर पढ़ना शुरू करो। ऑप्शनल अब तक कवर ही नहीं किया है, एंड लेट मी टेल यू, अगर आप लोगों ने ऑप्शनल कवर नहीं किया है, बिल्कुल आपने जाकर के अपना एक ऑप्शनल डिसाइड करना चाहिए और उसको कवर करना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस डिसाइड करना चाहते हो, बिल्कुल मेरा अनअकैडमी पर लॉन्च किया है मैंने, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको और भी कोई अदर ऑप्शन चाहिए, बिल्कुल आपको मिल जाएगा, कोड आपको यूज करना है अरविंदा। एंड इन सब में अगर कहीं पर भी आपको हेल्प चाहिए, जस्ट स्कैन दिस कोड एंड यू कैन रीच टू मी। सेकेंड है कि अगर आप लोगों ने अपने बेसिक्स, ठीक है, कवर तो कर लिए हैं, लेकिन आंसर राइटिंग स्किल्स नहीं है, आप लोगों ने एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए फॉर ऑप्शनल एज वेल एज जीएस, और फिर आप लोगों ने दब्बा करके आंसर राइटिंग करनी चाहिए, और उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज के हिसाब से कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़े, उस हिसाब से आपने पढ़ाई करनी चाहिए। तीसरे कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अब तक 4-5 अटेम्प्ट उन्होंने दे दिए हैं। मैं ऐसा कहता हूं कि 3 अटेम्प्ट तक अपने आप को मौका देना चाहिए कि फुल एंड फ्लेज हम लोग यूपीएससी की पढ़ाई करेंगे। अगर आपके 4-5 अटेम्प्ट अब हो गए हैं, उसके बावजूद भी आप प्रीलिम्स एक बार भी क्लियर नहीं कर पाए हो, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने अब अपना प्लान बी रेडी करना चाहिए। और प्लान बी में आप लोगों ने अलग अलग इतने सारे प्लान बी है। देखिए, जो
इन सब में अलग एफर्ट्स लगेंगे, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जस्ट बिकॉज आप ऐसा कहीं पर भी कंसिडर मत करो कि यूपीएससी आपने दिए तो आप बहुत एकदम हायर लेवल के इंसान हो। स्टेट पीसीएस में आकर के भी आप रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई हायर एंड लोअर कुछ नहीं होता है, हर एक एग्जाम की अपनी अलग अलग डिमांड है। अगर आप स्टेट पीसीएस की एग्जाम देना चाहते हो उसके हिसाब से पढ़ो। जैसे महाराष्ट्र में एमपीएससी की एग्जामिनेशन 21 जुलाई को है, बिल्कुल उसके लिए रेडी होना शुरू हो जाओ। बैंकिंग सेक्टर के अलग अलग एग्जाम आते रहते हैं, आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, आरबीआई ग्रेड बी है, इन सबके एग्जाम चलते रहते हैं। इनके फॉर्म्स पर ध्यान दो, इनके एग्जाम दे सकते हो। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स हैं, अगेन इसमें आप लोग सीजीएल की एग्जामिनेशन होती है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की एग्जाम होती है, बिल्कुल इससे आप लोग गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्रीज के अलग अलग डिपार्टमेंट में अच्छे रैंक पर पोजीशन होते हो। फिर आप चाहो तो पीएसयूज की एग्जामिनेशन दे सकते हो, जैसे ओएनजीसी है, भेल है, एनटीपीसी है, इन सब के लिए आप लोग गेट जैसी एग्जाम देकर के इसके अंदर घुस सकते हो। आप लोगों में से किसी को है कि भाई मुझे टीचिंग करनी है, तो या तो अपना यूट्यूब चैनल वगैरह शुरू कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं तो कहूंगा यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी एग्जाम आप लोग अपियर कीजिए, उसको क्रैक कीजिए और एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। ये अगेन आपके कुछ प्लान हो सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की एग्जाम्स आपकी चलते रहती हैं। डिफेंस सर्विसेज में सीएपीएफ है, एक आपका अलग एक ऑप्शन हो सकता है। फिर सीडीएस अगर आप लोग 25 साल और उसके नीचे हो तो आप लोग जो है ऐसी कुछ एग्जामिनेशन तो वो भी दे सकते हो, डिफेंस की एग्जामिनेशन। प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढ सकते हो, कंसल्टिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में। मैं तो कहूंगा ये फील्ड्स जो है या फिर रियल एस्टेट है, ये काफी अच्छी फील्ड है जिसमें आप लोग जॉब ढूंढ सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो बी द जॉब क्रिएटर। सबसे बेस्ट चीज है दैट इज अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करना। ये सब काम आप लोग कर सकते हो अगर आपका प्लान भी आपको रखना है तो। बट एनीवेज ये उन लोगों के लिए जो 4 से 5 अटेम्प्ट दे चुके हैं और उसके बाद में। तो अब क्या करें? तो अब इमीडिएटली आपको प्रीलिम्स की पढ़ाई पर लग जाना है कि अगले साल के प्रीलिम्स तो निकाल करके रहेंगे। देखो भूलो मत, प्रीलिम्स रेडी नहीं होना है अपने को एग्जाम रेडी बनना है। और एग्जाम रेडी जब बनना है तो उसमें आप लोगों को एवरी डे कंसिस्टेंटली मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन, इंटरव्यू ओरिएंटेड प्रिपरेशन को बिल्ड करना होगा। आपके पास में एक राइट प्लान होना चाहिए। देखो क्या हो गया अगर किसी ने 6 प्रीलिम्स भी क्लियर कर ली और फाइनल लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं है, तो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है तो जिसने 0 प्रीलिम्स क्लियर किए और जिसने 6 प्रीलिम्स क्लियर, दोनों समान हो, तुम लोग दोनों यूपीएससी के जोन से बाहर हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बहुत तीर नहीं मार लेगा कोई इंसान, ठीक है। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर भी कर दी ना, उनको एकदम बहुत ज्यादा खुश मत हो जाओ, क्योंकि जब तक आप ये एग्जाम पूरी क्रैक नहीं करते हो तब तक प्रीलिम्स पास करना सिर्फ अभी एक टेम्पररी खुशी है आपकी, समझ रहे हो। एनीवेज सिंपल सी बात है, मोटिवेशन के बेसिस पर अगर आप किसी चीज को बिल्ड करोगे कि आज मेरा लेक्चर देख लिया, मोटिवेट हो गए, तो ये बस इतनी सी दीवार बनेगी, कुछ ही दिनों में ढह जाएगी। लेकिन डिसिप्लिन के बेसिस पर अगर आपने अपनी दीवार बनाई तो इस तरीके से स्ट्रांग बनेगी और अगले अटेम्प्ट में आप डेफिनेटली क्लियर करोगे। अब अगर हम लोग कैलेंडर देखें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे दिसंबर तक का आपका पूरा टाइम है। इस दिसंबर 2024 तक बाकायदा ये आपका लास्ट डेट है 31 दिसंबर। इसमें फुल आप लोगों को क्या क्या करके रखना है, एक मतलब सबसे पहले ऑप्शनल कवर कर लेना है, पूरा कवर होना चाहिए, पेपर 1, पेपर 2, A to Z शॉर्ट नोट्स बना करके, PYQ उसको देख करके। नहीं हुआ है, फेल होने वाले हो। हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न पूरी ढंग से पढ़ी हुई होनी चाहिए। एटलीस्ट मैं आपको बोल रहा हूं ये सब्जेक्ट तो भी रेडी रखो। एक मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ऑप्शनल को, फिर हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत एटलीस्ट आपकी पढ़ के हो गई हो, ज्योग्राफी का फिजिकल, वर्ल्ड इंडियन एटलीस्ट। ये देखो मेजर अपना जो एनर्जी है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये आपका कम से कम 70% एनर्जी जीएस में आपकी यूज कर लेता है। अगर इस पर आपका अच्छा कंट्रोल है तो वेल एंड गुड। तो दिसंबर 2024 तक क्या क्या कवर करना है, ऑप्शनल, उसके अलावा पॉलिटी, जो इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एथिक्स, ठीक है, एथिक्स भी रेडी करके रखो ताकि आप लोग मेंस रेडी रहो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपने एक्चुअली ऐड करना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट्स अगर आप लोगों के रेडी हो जाएंगे दिसंबर 31 तक तो यू आर वेरी गुड। अगले अटेम्प्ट में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस अगले प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प होगी एग्जाम क्लियर करने में। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो ये तो आपको करना ही है। अच्छा, मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? देखो एक क्लासिक लर्नर है,
क्या करेगा, सीखा सीखा, लर्न 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 लर्न, और एक दिन जाकर के मॉक दिया, मैं पक्का बोलता हूं फेल होगा। ठीक है, फेल होना ही है। आपने क्या करना चाहिए, आप पढ़ो, लर्न करो, मॉक दो, लर्न मॉक, लर्न मॉक, लर्न मॉक, लर्न मॉक। इससे आप लोगों की जबरदस्त एक्टिव रीडिंग होगी, और जबरदस्त एक्टिव रीडिंग के बाद में आप लोगों को चीजें याद भी रहेंगी और एग्जाम क्लियर भी होगी। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं मॉक दो, मॉक देना तो जरूरी है। मैं ऐसा कहता हूं, आपका प्रिपरेशन हुआ या नहीं, मैं ये इस चीज से डिसाइड करूंगा 31 दिसंबर 2024 को आप रेडी हो या नहीं, ये इस चीज से मैं डिसाइड करूंगा अगर आपका ऑप्शनल हो गया है और ऑप्शनल के 6 सेक्शनल प्लस 2 फुल लेंथ टेस्ट आपने दिए हो। अगर आप लोगों ने जीएस के मॉक टेस्ट दिए हैं, जीएस आपने पूरा पढ़ लिया है, प्लस आपने 16 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट दिए हो, आपने एक दिन भी करंट अफेयर्स मिस नहीं किया, आप लोगों को एवरीडे टॉपर्स की कॉपी 1 घंटा या आधा घंटा एवरीडे पढ़नी है। हमको कैसे समझ में आएगा कि यूपीएससी कैसे लोगों को सिलेक्ट कर रही है, टॉपर्स की कॉपी, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग वेबसाइट पर टॉपर्स की कॉपी अपलोड करती हैं बकायदा बताने के लिए कि ये देखो हमारे यहाँ से टॉपर था, हमारे यहाँ से टॉपर था। जाओ देखो, फ्री में मटेरियल पड़ा हुआ है, देखो ना। ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। इसको आपने इनफैक्ट इस स्लाइड को तो फोटो खींचना चाहिए और इसको प्रिंट करना चाहिए आपने बकायदा, और प्रिंट करके आपने बकायदा इसको प्रिंट करना चाहिए और प्रिंट करके अपने डेस्क के सामने लगा के रखना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड। तो अगर आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं करोगे तो आपकी सीढ़ी कभी बन ही नहीं पाएगी जो आपको आईएएस बनाएगी। फिर आप लोग वही तो थोड़ा कभी यहां तक काम किया, कभी यहां तक का काम किया, कभी यहां तक का काम छोड़ दिया, तो ये वो वाली बात है। आपको इस तरीके से आपका काम ढंग से करना ही होगा। दैट इज व्हाट आई हैव बीन सजेस्टिंग एंड लेट मी टेल यू, अगर आपने अपना ऑप्शन अब तक डिसाइड नहीं किया है और अगर आप मान लो पीएसआर चाहते हो, मेरे खुद की बैच चलती है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की, अरविंदा कोड आप यूज कीजिए, अरविंद सिंह राजपूत की पीएसआर आप ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाहते हो तो ज्योग्राफी की अलग अलग बैचेस, सोशियोलॉजी की अलग अलग बैचेस, हिस्ट्री की अलग अलग बैचेस, पबैड, मैथ, एंथ्रो एंड एग्रीकल्चर, ये सभी ऑप्शन अलग अलग हमारे चल ही रहे हैं। अगर आप स्कैन करना चाहते हो तो आप लोग मेरा ऑप्शनल जो है वो यहाँ पर स्कैन करके यहाँ से आप लोग उसकी लिंक भी पा सकते हो सीधा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को मेरे ऑप्शनल की कोर्स लिंक मिल जाएगी, डेफिनेटली आप लोग उस तक पहुंच सकते हो। फिर आगे अगेन अगर हम लोग बात करें तो मैं पीएसआर के लिए मेरा क्यों सजेशन होता है हर बार कि अगर आप लोगों ने अब तक ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया है तो पीएसआर को डेफिनेटली लो। एक मतलब ये ऑप्शनल जो है वो टॉपर्स का सब्जेक्ट हमेशा से रहा है, एटलीस्ट 12% रिजल्ट हमेशा से यहां से आते रहे हैं। ठीक है, वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, एवरग्रीन सब्जेक्ट है। आपका जीएस के साथ में मासिव ओवरलैप है, 40% तो आपके जीएस के साथ में ही आता है, और आपका इवन बाकी के जो जीएस2 के साथ में तो सीधा ओवरलैप है, बाकी भी अगर मोटा मोटी देखे तो 65% ओवरलैप है। हेल्पफुल इन प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू ऑल्सो। अगर किसी का आज तक इसका बैकग्राउंड नहीं भी था वो लोग भी इसको सीख सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को लीजिए। मैंने खुद ने 2018 में 296 स्कोर किया था। मेरे अंडर में बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने, जब वो खुद अकेले फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे तो मेरे मदद से दे हैव सिक्योर्ड द रैंक्स ऑल्सो। अगेन एज आई सेड, कोर्स लिंक आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रही है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और जिन लोगों ने इस एग्जाम को क्लियर किया है उनके रिगार्ड में बात करते हैं। तो गाइस, क्लियर नहीं हुआ है तो क्या करना था उसका एक स्ट्रेट प्लान मैंने डिटेल में आपको दिया हुआ है। अब जिनका एग्जाम क्लियर हो चुका है उन्होंने क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इस मतलब इतने सारे लोगों में से उस 1.5% लोगों में अब आपका नाम शामिल हो गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट ये पूरी फाइनल विजय नहीं है, दिस इज नॉट द फुल विक्ट्री, बिकॉज एज आई सेड आप 6-7 बार भी अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लो लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है तो यू आर एज गुड एज नथिंग। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको एग्जाम क्लियर करनी है पूरी, और आपके पास में ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 78 डेज है। इन 78 डेज में हमको कैसे प्लानिंग करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो 20 सितंबर को आप लोगों की एग्जामिनेशन है, 20th ऑफ सितंबर को, तो 20th ऑफ सितंबर की एग्जाम है तो मोटा मोटी थोड़ा सा रिवर्स प्लान करो। रिवर्स प्लान में क्या होगा कि आप जो है वो एटलीस्ट एक मॉक आपने यहां से शुरू कर देनी चाहिए 30th से, कि 30th को आपने एक मॉक देनी चाहिए प्रॉपर, कि 30th को आप ऐसे दोगे, उसके बाद में यहाँ पे GS1 GS2 दोगे, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर GS2 GS3 GS4 दोगे, और एक आधे किसी दिन पर जा करके या फिर चाहो तो 7 तारीख को या 8 तारीख को जा करके
आप अपना ऑप्शनल का पेपर भी देखो, क्योंकि आपका पेपर कैसे होगा, 20 को ऐसे होगा सुबह 9 से 12, फिर 21 को 9 से 12 ऑप्शनल का पेपर, और बाद में इधर ऐसे का पेपर होगा पहले दिन, उसके बाद में GS1 GS2, वैसे ही फिर यहाँ पे GS3 GS4 और उसके बाद में आप लोगों का 28 को इंग्लिश एंड हिंदी का पेपर, और बाद में फिर लास्ट में 29 को ऑप्शनल का पेपर होगा। तो एक ऐसा ही आप लोग बराबर एक हफ्ते पहले, अगर हो सके तो 30th से ऐसा प्लान करना कि एक मॉक आपने ऐसा खुद के लिए देना है। ये आपको डेफिनेटली एग्जाम हॉल में लास्ट मोमेंट के पैनिक ना आए, और लास्ट मोमेंट के पैनिक से आपको बचाने की हेल्प करे। बाकी मेरा सजेशन है सिंपली कि हर एक वीकेंड को यूज करिए ज्यादा से ज्यादा मॉक लिखने के लिए। अभी से ही मैं आपको वापस बता रहा हूं, आप लोगों ने भी अब तक मेरा वीडियो पूरा देखा होगा। लेट मी टेल यू, लर्न डू लर्न डू लर्न डू, दिस इज व्हाट योर अप्रोच शुड बी। सिर्फ लर्न 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 एंड देन डू नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले हर एक संडे यूजुअली कोई ना कोई एक टेस्ट लिखनी है। कितनी टेस्ट सर? मैं हमेशा कहता हूं जीएस के लिए एटलीस्ट आपको 12 मॉक्स लिखने हैं, ऑप्शनल के लिए एटलीस्ट आपको 8 मॉक लिखने हैं, और एसए के एटलीस्ट 6 मॉक लिखने हैं। आपके डेली शेड्यूल के अंदर में अब 78 डेज के अंदर में ये तो आपको करना ही करना है, और पूरा इवनली स्प्रेड करना है। एज आई टोल्ड यू कि आप लोग जो है वो ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ जो है वो एकदम एंड में, कि सर मैं अगस्त 15 के बाद में हो जाए तो फिर सिर्फ टॉक मॉक 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 लिखते रहूंगा। ऐसा नहीं करना है, इवनली स्प्रेड करो। इट्स ओके। पहले पहले जब आप लिखने जाओगे ना आपको थोड़ा कम आएगा, आप 20 में से 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन करके आओगे, बट धीरे धीरे अगले पेपर में इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। तो फिजिकल मॉक देनी है, और ये सारी फिजिकल मॉक देनी, बकायदा पेन और पेपर पे सब कुछ लिखना है आपको। और सिर्फ ऐसे ना दिमाग में आंसर फ्रेम करते मत बैठो, वैसा फाइनल एग्जाम में नहीं होगा आपसे। इसके लिए बकायदा 3 घंटे बैठ करके मॉक देनी पड़ेगी आपको, और तोड़ तोड़ करके एग्जाम मत लिखना। मॉक प्रॉपर जा करके एग्जाम एनवायरनमेंट में लिखनी है। तो मॉक सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मॉक टेस्ट सीरीज लगा लो, अलग अलग जगह पर है, लगा लो। फिर आता है क्वालिटी एनहांसमेंट। देखो, अगर आप लोग PYQs थोड़े से एनालाइज करो ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यूपीएससी का रिपीटेटिव नेचर रहा है, ऑप्शनल में भी और जीएस में भी। आप बार बार देखोगे यूपीएससी जीएसटी पर 3-4 बार सवाल की है, अर्बन लोकल बॉडी, फाइनेंस कमीशन, पॉवर्टी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, ये ऐसे कुछ कॉमन थीम्स है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको इन्हीं मटेरियल को लेना है और इसी पर और अच्छी स्टडी करनी है, और अच्छी स्टडी करके उसमें आपको क्या करना है, इसमें आप लोग अगर कोई आर्टिकल्स इसमें डाल सको, आप लोग अगर इसमें कोई कमीशंस के नाम वगैरह मेंशन कर सको, आप इसमें और कोई डेटा वगैरह फीड कर सको, आप इसका एक सही और इंट्रोडक्शन वगैरह ढूंढ सको, यही सब आपको करना है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको ये चाहिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए इंग्लिश एज वेल एज इंग्लिश में इस तरीके की क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम लेकर के आई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर अनअकैडमी लर्नर्स। और अगर आप नहीं थे अब तक के लर्नर्स तो सिर्फ 999 यानी 1000 रुपए में क्या आता है आजकल, कुछ भी नहीं आता है, 999 में आपको मिल जाएगा। बट मैं तो सजेस्ट करूंगा इसी को ज्वाइन करो, ठीक है। बट आपको अगर और भी कुछ करना है, कहीं से करना है तो करो, लेकिन क्वालिटी एनहांसमेंट अपने कंटेंट की करना जरूरी है। फिर आती है बात मेजर फोकस, ऑब्वियसली इट शुड बी ऑन ऑप्शनल, एसे एंड एथिक्स, बिकॉज ये आपको ज्यादा मार्क्स देंगे। इनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, इनके ज्यादा नाम नोट लिखो एसे में, और आपका एथिक्स है, इसके पेपर में ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल कलेक्ट करो। जितने एग्जाम्पल कलेक्ट करोगे उतना बढ़िया, उतने आप लोग अच्छा आंसर लिख पाओगे। फिर मैं कहता हूं कि हर एक दिन आपने एटलीस्ट हाफ एन आवर इसलिए डेडिकेट करना चाहिए कि टॉपर्स की कॉपी देखो, बस टॉपर्स की कॉपी। अगेन टॉपर्स की कॉपी से आपको आइडिया लगेगा कि लोग मुझे कहां तक पहुंचना है और मैं कहां पर खड़ा हूं। टॉपर की कॉपी से ही ये आपको समझ में आएगा। तो आपको बिल्कुल सबसे पहले टॉपर्स की कॉपी देखनी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब टेक्स्ट बुक से रीडिंग थोड़ी कम करना। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा टेक्स्ट बुक को हाथ में कर लगाना, जितना पढ़ाई करना है सारा का सारा क्वेश्चन कम आंसर फॉर्मेट में करना है। मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब समझाइए। देखो, क्वेश्चन कम आंसर का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप एथिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, और एथिक्स के लिए अब आप कहां जा करके बुक्स पढ़ते बैठोगे, ठीक है। बुक्स पढ़ने की बजाय सिंपल है, आप क्वेश्चन लो। आप जो है वो किसी एक इंस्टीट्यूट का, किसी भी इंस्टीट्यूट का मैं सजेस्ट करूंगा, उसके 3 साल के जितने भी पूरे मॉक थे ना, वो मॉक सारे डाउनलोड करो या फिर उसका प्रिंट आउट लेकर के आओ। और चाहे अब देखो, जैसे मैं कहूंगा 2021, 2022 और 2023, इनका ये 3 साल का ले लो।
2024 का तो आप लोग कर ही रहे हो। ये 3 साल के क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट उनका जो भी होगा, क्वेश्चन कम आंसर जो उनके मॉडल आंसर्स वगैरह दिए थे वही पढ़ लो, डाउनलोड करो, प्रिंट करो, उसमें से निकालो। जैसे मान लो ये है आपका कि एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। ऐसा अगर आपके सामने सवाल आया कि एथिक्स इज व्हाट, आपका राइट क्या है और राइट चीज क्या होगा करना, इस पर डिस्कस करो 10 मार्क्स का। अब इसके लिए एक है कि आप पूरा एथिक्स पढ़ते बैठते थे और उसका उत्तर निकालते थे। मैं सजेस्ट करूंगा नहीं, जाओ उसके आंसर उन्होंने तो जो भी होते हैं ना, उन लोग अपना एक मॉडल आंसर देते हैं, उनका जाकर के मॉडल आंसर पढ़ो और इन मॉडल आंसर्स को अंडरलाइन करो और इसमें से अलग अलग उत्तर निकालो। फॉर एग्जाम्पल वो आपको बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स, आपको मिल गई यहां से कि एथिक्स इज मॉरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर और कंडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी। हो गया, आपके लिए डेफिनेशन रेडी है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग बोलोगे कि राइट टू डू का मतलब है लीगल एक्शन एंड एथिकल एक्शन क्या होगी, राइट थिंग टू डू। लीगल एक्शन वर्सेस एथिकल एक्शन की बात हो रही है। अब इसके एग्जांपल्स देखो, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट करना ये आपका अधिकार है, आपको आर्टिकल 19 के अंदर में राइट टू प्रोटेस्ट का हक मिलता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आप लोग रोड जाम कर दो, आप लोग हाईवेज ब्लॉक कर दो, ये तो गलत बात हो गई। तो राइट थिंग टू डू एंड राइट टू डू, इन दोनों में फर्क है। फिर हम लोग ऐसे और भी एग्जांपल देख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच में, प्रैक्टिसिंग रिलीजन में, गिविंग अप ऑन सब्सिडीज है। ये सब चीजें आपकी क्या है, लीगल एक्शन वर्सेस एथिकल एक्शन का फर्क, और यही आपको बताना है। और पब्लिक ऑफिशियल की डिलेमा का एग्जांपल ये खुद यूपीएससी ने अपने पिछले एथिकल केस स्टडीज में ऐसे सवाल पूछे हुए हैं कि क्या करना है कि मान लो किसी के आपको बोला है कि भाई रेशन कार्ड होगा तो ही तुमको अन्न और धान्य मिलेगा, लेकिन बाढ़ हुई है, बाढ़ में सब बह गया है, डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर आप नहीं दोगे क्या? तो एथिकल एक्शन वर्सेस लीगल एक्शन। तो ये सब चीजों के एग्जाम्पल आप कलेक्ट करो, यही आपको करना है बकायदा। लेट मी टेल यू दिस नॉट ओनली फॉर योर एथिक्स बट ऑल्सो फॉर योर अदर जीएस ऑल्सो। तो जीएस 1, 2, 3, 4 एंड मैं तो कहूंगा इवन ऐसे में भी ऐसा ही करो, एंड मैं तो कहूंगा ऑप्शनल में भी आपको ऐसा ही करना चाहिए कि ऑप्शनल में आप लोग इस तरीके से अलग अलग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम आंसर के फॉर्म में स्टडी करोगे। तो ज्यादा ज्यादा ये 3 साल के जो पिछले टेस्ट होते हैं अलग अलग, उनको डाउनलोड कर करके ये काम करो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं गाइस जो मैं अपने एंड से बताना चाहता था। बाकी अगर आप लोगों को ऑप्शनल पीएसआर है या आप लेना चाहते हो, बिल्कुल इसको स्कैन करके आप मुझ तक रीच कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। हम अनअकैडमी पर 15 महीनों का सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 25,000 में लेके आए। मैंने आपको पहले ही कहा 6-7 महीनों की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, लंबा दंगल आपको खेलना पड़ेगा। और ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, 10% से सून हमारी प्राइस हाइक हो जाएगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अब एआई बेस्ड पेपर चेकिंग एंड एआई बेस्ड आप लोगों को इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम जो लाइव मेंटोरशिप, 20 प्रिंटेड बुक्स और ये सब हम जो देते थे वो सब भी आपको मिलेगा। एंड जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे जो इंस्पायर होना चाहते हैं, हम लोग बहुत सारे अलग अलग ऑफिसर्स को, इनको उनको लीडर्स को बुला रहे हैं हमारे अनअकैडमी यूपीएससी समिट 3.0 के अंदर में, जो कि जल्द ही होने जा रहा है 20 और 21 जुलाई को। यहाँ पर लिंक हमने दी हुई है, रजिस्टर करें आज ही। थैंक यू सो मच एंड गाइस बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल रोना धोना बंद करो और लग जाओ ताकि आप ऑफिसर बन सको। वीडियो पर कमेंट करके जाना जरूरी है और लाइक करके जाना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।